हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी स्टूडेंट को एचवी मैथ्स क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। तो हम लोग 12th का मैथ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें से एक चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, चैप्टर 3 में दिया गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो यह हम लोग पिछले वीडियो में 3 वीडियो हम लोग पूरा कर लिए थे। जो भी नहीं देखे पहले तीनों वीडियो देखिए, उसके बाद ही यहाँ से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, वर्ग आव्यूह किसको कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स कहते किसको है, देखिए एक एग्जांपल देते हैं फिर परिभाषा पर आते हैं, तुरंत समझ में आएगा। तो इसको कहा जाता है वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। अब जैसे एक एग्जांपल ही देते हैं हम, देखिए आप एक मैट्रिक्स लिया जिसमें 2 5 7 9 यहाँ दे दिया। अब इसमें आप देखिए रो की संख्या कितना है, 1 2, तो रो की संख्या 2 हो गया, बाय कॉलम की संख्या देखिए 1 2 हो गया। तो रो की संख्या भी 2, कॉलम की संख्या भी 2। ऐसे मैट्रिक्स को ही स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, समझ गए। चलिए अगला है दूसरा क्वेश्चन, बी बराबर 2 0 5 7 9 -3 8 -6 2, इस प्रकार से दे दिया। अब इसमें भी आप गिन सकते हैं रो की संख्या कितना है, 1 2 3, तो रो की संख्या 3 बाय कॉलम की संख्या 1 2 3, तो कॉलम की संख्या भी 3। तो इसमें आप देखिए रो और कॉलम की संख्या बराबर है कि ना। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, ऐसे मैट्रिक्स को ही वर्ग आव्यूह कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर भी आप देखिए रो और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर है, तो इसीलिए ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, समझिए। अब देखिए इसी का एक स्टैंडर्ड परिभाषा क्या होगा, तो हम लोग एक इस प्रकार से भी मानते हैं ना, देखिए तो ए वैसा मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे जिसका ऑर्डर है m/n। तो एक मैट्रिक्स हमने लिया जिसका ऑर्डर कितना लिया, m/n का, ठीक है। तो इसी मैट्रिक्स को अब इसको परिभाषा में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यदि m और n आपस में क्या हो, बराबर हो, यानी m और n आपस में बराबर हो, तो रो और कॉलम की संख्या क्या हो, समान हो। आप देख सकते हैं m के स्थान पर 2 है और n के स्थान पर 2 है, दोनों बराबर है कि नहीं। तो इसीलिए ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आ मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे, इसका ऑर्डर लेते हैं m/n। इसी मैट्रिक्स को कहा जाता है इज कॉल्ड मतलब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है इफ यदि m बराबर n, यानी आ मैट्रिक्स ए बराबर इतना इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m बराबर n। यानी हिंदी मीडियम की स्टूडेंट समझ लीजिए, वैसा आव्यूह हो, यही ना आव्यूह है, तो वैसा आव्यूह इतना को कहा जाता है, इसको मतलब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है यदि m बराबर n हो। m बराबर n का मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या, रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो, तब ऐसे मैट्रिक्स को ही स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो हिंदी मीडियम के छात्र लिख लीजिए, वैसा मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे m/n को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है यदि m बराबर n हो। देखिए एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। तो वैसा मैट्रिक्स इतना को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है, वर्ग आव्यूह कहा जाता है यदि m मतलब रो की संख्या, n क्या है, कॉलम की संख्या, अगर रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो जाए, तब ऐसे मैट्रिक्स को ही क्या कहा जाता है, वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। बात समझिए। अब इसका पहले एग्जांपल दे ही दिए थे, तो ये दोनों इसका क्या है, एग्जांपल है।
बात समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो आप जो है लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के पास जल्द से जल्द भेजने का भी प्रयास करें। चलिए, तब हम लोग तीसरा प्रकार पूरा हो गया, अब चौथे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। चलिए, चौथा प्रकार है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स यानी क्षैतिज अवयव। देखिए, जो स्टूडेंट पहली बार मतलब 11th को ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाए, 12th को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए, क्योंकि यह पहले थ्योरी बेस्ड होता है। पहले हम लोग को थ्योरी पढ़ना पड़ता है, तो वही हम लोग ये थ्योरी पढ़ रहे हैं। जब थ्योरी खत्म हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग सवाल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्षैतिज अवयव कहते किसको है? तो पुनः इसका एक एग्जांपल देंगे तब उसका परिभाषा तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में क्या होगा, तो हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 4 5 6 7। अगर इसमें कहा जाए रो की संख्या कितना गिनिए, 1 2, तो रो की संख्या 2 हो गया, बार कॉलम की संख्या कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। आप देख रहे हैं रो की संख्या छोटा है किससे? कॉलम की संख्या से। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से छोटा हो, उसी को हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहा जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 छोटा है, लेस देन माना छोटा है किससे? तो 3 से। इसी को आप ऐसे लिखते हैं कि रो की संख्या कॉलम की संख्या से छोटा हो, तो उसको ऐसे लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड परिभाषा देने के लिए हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, एक मैट्रिक्स ले लेंगे Aij, जिसका ऑर्डर हम रखेंगे m/n। तो इसी मैट्रिक्स को हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहा जाता है यदि रो की संख्या मतलब m का मान छोटा हो किससे? n से, यानी रो की संख्या कॉलम की संख्या से छोटा हो। रो की संख्या कॉलम की संख्या से अगर छोटा होता है तब ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहा जाता है। समझिए। फिर अगला एग्जांपल अगर लेना चाहें तो b बराबर 7 2 8 10, ठीक है, 11 15 16 0, ठीक। आप देखिए और लेना चाहते तो ले सकते हैं 9 2 1 7, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं रो की संख्या कितना गिनिए, 1 2 3, तो रो की संख्या 3, लेकिन कॉलम गिन लीजिए 1 2 3 4 हो गया। तभी भी आप देख सकते हैं रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या है? छोटा है। इसीलिए ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहा जाता है, क्षैतिज अवयव कहा जाता है। समझिए। चलिए, अब इसकी परिभाषा को बढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स A बराबर Aij, इसका ऑर्डर लेंगे m/n इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहा जाता है। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहा जाएगा इफ यदि नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। यानी वैसा मैट्रिक्स A बराबर इतना, वैसा मैट्रिक्स इतना को कहा जाता है। इसको मतलब कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहा जाता है यदि रो की संख्या छोटा हो कॉलम की संख्या से। समझे? तो आ मैट्रिक्स से बराबर इतना इज कॉल्ड हॉरिजेंटल मैट्रिक्स इफ m इज लेस देन n। अब हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए तो देखिए हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, वैसा मैट्रिक्स A बराबर Aij, इसका ऑर्डर क्या लेंगे? m/n को हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहा जाता है। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहा जाता है यदि रो की संख्या छोटा हो कॉलम की संख्या से। देखिए, तो
वैसा मैट्रिक्स ए बराबर इतना को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहा जाता है यदि रो की संख्या छोटा हो कॉलम की संख्या से, तब ऐसे मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद इसका एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, ये दोनों एग्जांपल ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए। पुनः हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए पांचवा है वर्टिकल मैट्रिक्स यानी उदग्र आव्यूह। उदग्र आव्यूह वर्टिकल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? सेम उसका उल्टा हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या देखे थे, रो की संख्या कॉलम की संख्या से छोटा हो तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल में उल्टा कर दीजिए, लेस देन है तो यहाँ पर क्या बना दीजिए, ऐसे ग्रेटर देन बना दीजिए, ठीक है। यहाँ भी लेस देन है तो क्या बना दीजिए, ग्रेटर देन बना दीजिए, ग्रेटर देन बना दीजिए। उसका उल्टा हुआ कि नहीं? तो यानी आ मैट्रिक्स, चले देखिए इसका एक एग्जांपल देते हैं, फौरन इसको ठीक कर लेंगे और आसानी से हम लोग। तो ए बराबर जैसे मान लीजिए 0 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 5 9 11 हो गया। जरा इसका आप ऑर्डर लिखिए। तो रो की संख्या बताइए 1 2 3, रो की संख्या 3 बार, कॉलम की संख्या कितना है 1 2 कॉलम की संख्या 2 हो गया, तो यहाँ 2 दे दीजिए। आप देखिए रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या है, बड़ा है। अब की बार ऐसे नहीं लिखिएगा, रो की संख्या बड़ा है किससे? कॉलम की संख्या से, यानी 3 2 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये ग्रेटर देन का सिंबल हो गया। तो इसमें इस मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं यदि रो की संख्या कॉलम की संख्या से बड़ा हो। अब देखिए कैसे एग्जांपल परिभाषा लिखेंगे। तो वैसा मैट्रिक्स यानी आ मैट्रिक्स से बराबर इतना m बाय n ऑर्डर का है, इसी को कहा जाता है, इसको मतलब कहा जाता है क्या कहा जाता है, वर्टिकल मैट्रिक्स कहा जाएगा यदि m n से क्या हो, बड़ा हो। अब हिंदी में तो वैसा मैट्रिक्स से बराबर इतना को वर्टिकल मैट्रिक्स कहा जाता है यदि m बड़ा हो किससे, n से। बात समझिए, इसका परिभाषा ही गया ये वाला, बात समझे कि नहीं? अब m क्या है, रो यही ना आपका m है, यही ना आपका n है। तो m का मान बड़ा है किससे, n से। यही बात तो यहाँ लिखा हुआ है, बात समझिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से बड़ा हो जाए, बस ये बड़ा होना चाहिए, रो की संख्या कॉलम की संख्या से बड़ा हो जाए, तब ऐसे मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स कहा जाता है। तब जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे एग्जांपल दे दीजिए, ठीक है, ये एग्जांपल देना। चलिए चलिए तब छठा है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। शून्य आव्यूह किसको कहते हैं? तो वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, यानी मैट्रिक्स के अंदर सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। अब की बार ऑर्डर से कोई मतलब ना, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक ना। एक एग्जांपल ही देते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग एक ए बराबर एक मैट्रिक्स लेते हैं 0 0 0 0, यानी वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट जीरो। ये जरूर नहीं है कि रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, कुछ भी ऑर्डर हो जाए चलेगा। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं बी बराबर जैसे 0 0 0 0 0 0, ये भी एक मैट्रिक्स है। यानी वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, तो उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे इसके अनुसार अगर करिएगा तो 1 2 रो 3 कॉलम कहिएगा, यहाँ पर 2 बाई 2 ऑर्डर कहिएगा। यहाँ ऑर्डर से हमको यहाँ कोई मतलब नहीं है, बस जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स में क्या शर्त है कि वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो आ मैट्रिक्स हुज each element is zero is called zero matrix. Zero matrix is called zero matrix या null matrix, ठीक है। null matrix it is denoted by
जीरो, ये थोड़ा बड़ा जीरो करिएगा और मोटा भी कर देंगे इसे। इसको कैलेंडर जीरो भी बोलते हैं। मोटा जीरो कर दीजिएगा बड़ा जैसा साइज में, इसको क्या बोलते हैं? कैलेंडर जीरो। तो ये देखिए, तो आ मैट्रिक्स यानी वैसा मैट्रिक्स होज ईच एलिमेंट इज जीरो, जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। तो वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो उसी को कहा जाता है, इसको मतलब कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, मतलब इसे सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय मतलब इसे सूचित किया जाता है किससे? तो जीरो से। जीरो को बड़ा साइज करके लिखेंगे और थोड़ा मोटा भी कर दीजिए, कैलेंडर जीरो होता है। ठीक है। तो इसको पर्सनली जीरो सूचित करता है। अब जो यहाँ पर आप एक एग्जांपल लिए थे, आप ए ना मान के यहाँ पर बड़ा जीरो दे सकते हैं, बी ना मान के यहाँ पर आप बड़ा जीरो दे सकते हैं। इस पूरे को शॉर्ट में आप जीरो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये एक मैट्रिक्स है। इसको आप समेट करके एक बड़ा जीरो ऐसे नाम दे सकते हैं, इसी को जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये भी एग्जांपल है, ये भी है, ये भी है। सारा का सारा क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। आप समझिए। चलिए, तो हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए। वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो, ZERO जीरो लिखेंगे, ZERO जीरो, जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो उसे जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। उसे जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। उसे जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। पूर्णग्राम के बाद फिर लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, मतलब क्या बोले थे? इसे जीरो से, जीरो को थोड़ा बड़ा करके लिखिए, मोटा करके। इसे जीरो मतलब ऐसे लिखिए, इसे जीरो से सूचित किया जाता है। इसी को मोटा कर देना है, मोटा। इसी को जीरो से सूचित किया जाता है, यानी इसे जीरो से सूचित किया जाता है। तो जीरो मैट्रिक्स को पर्सनली जीरो से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, समझिए। चलिए, तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए, अब सातवां है, देखिए, डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी एक अवयव का विकर्ण क्या होता है? विकर्ण क्या होता है? सबसे पहले दुनिया के किसी भी मैट्रिक्स का आप विकर्ण कब लिखते हैं? जब वो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स हो, पहले वर्गाकार अवयव होना जरूरी है। तो देखिए, एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेंगे। ए बराबर एक मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे 3x3 ऑर्डर का ले लीजिए, 4x4 ऑर्डर का, कुछ भी ऑर्डर कर लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, फिर बोलिए दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। जैसे मान लिया यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया, इसमें रो की संख्या जरा गिनिए, 1 2 3, तो रो की संख्या 3, और कॉलम गिनिए 1 2 3, तो कॉलम की संख्या भी 3। तो डायगोनल यानी विकर्ण हम किसी भी मैट्रिक्स का तभी निकाल सकते हैं जब वो क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है। तो डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स यानी एक मैट्रिक्स का विकर्ण क्या होता है उसको पहले जानना जा रहा है। तो देखिए, जैसे आप लोग बचपन में कभी पढ़े होंगे, ऐसे एक आयत होता था, इसका दो विकर्ण होता था। सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले रेखा को विकर्ण कहते हैं। एक तो ये विकर्ण होता था, दूसरा ये विकर्ण होता था। ठीक उसी प्रकार से इस मैट्रिक्स में भी दो तरह का विकर्ण होता है। तो ध्यान रहे, बहुत अच्छे प्रकार से इसको देखिएगा, क्योंकि सारे बुक में हम दोनों विकर्ण के बारे में बात को नहीं बताया गया है। तो पहले यहाँ पर देखिए, ये जो आप एलिमेंट देख रहे हैं, हम इसको घेर देते हैं। इसको देख रहे हैं, ये जो हमने घेरा इसको, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल, या इसको बोलते हैं मेन डायगोनल। मेन डायगोनल, डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण इसको बोलते हैं। कैसा विकर्ण आपका है? मुख्य, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण। आप जब भी सवाल में कभी विकर्ण एलिमेंट की बात करेगा तो हमेशा याद रखिएगा, इधर बाएं से दाएं की ओर ही बढ़ना है। यानी पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये तीनों एलिमेंट ही
डायगोनल एलिमेंट हुआ इस स्क्वायर मैट्रिक्स का, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का, यानी ये जो तीनों एलिमेंट हुआ, यही तीनों एलिमेंट क्या है, यह स्क्वायर मैट्रिक्स का ये तीनों डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। समझिए, जब भी प्रश्न कभी आ जाए डायगोनल एलिमेंट को लिखिए तो फट से हम लोग ये वाला लिख देंगे, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम पर कौन है। तो इसको दो नाम से पुकारते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल या इसको मेन डायगोनल कहते हैं, यानी मुख्य विकर्ण कहते हैं। हमेशा ये यूज भी करेंगे, ठीक है। अब इसका भी नाम बता देते हैं, लेकिन इसका काम कभी नहीं पड़ता है, बस केवल जानने के लिए बता देते हैं। यही विकर्ण सारे बुक में जिक्र नहीं किया गया, इसका नाम क्या होगा। तो ये देखिए हम दिखा देते हैं। इधर से जो है ये वाला, चलो ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल या ऑफ डायगोनल के नाम से जानते हैं, OFF, ऑफ डायगोनल, या इसी को क्या कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल के नाम से जानते हैं। समझिए, इसको सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं, इसको मेन डायगोनल कहते हैं। हालांकि इससे हमको कभी भी कोई काम वगैरह नहीं पड़ता है, बस जानने के लिए हम बता दिए। इधर वाले को क्या नाम है, ऑफ डायगोनल या सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं, इसको प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल कहते हैं। तो जब भी हम लोग को डायगोनल एलिमेंट की बात करेगा, इसको हम लोग कभी यूज नहीं करेंगे, हमेशा यही वाला यूज करेंगे। समझिए, अब इसमें लिख देते हैं, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम को ही कैसा एलिमेंट कहा जाता है, डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है इस स्क्वायर मैट्रिक्स का। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये रो देखिए, यहाँ पर देखिए यानी पहला रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम पर जो एलिमेंट रहेगा, फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम पर जो एलिमेंट रहेगा, इसी को डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। कैसा एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है, कहा जाता है। इसी को हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहेंगे, इधर वाले को। समझे, किसका, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का, किसका है, तो ए मैट्रिक्स का जो है ये तीनों कैसा एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है। समझिए, फिर आपको एक एग्जांपल भी दे देते हैं। चलो देखिए, तो मान लीजिए यह एक एग्जांपल देते हैं, b बराबर 7295 ऐसा दे दिया। पहले ये वर्गाकार भी होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो इसमें रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। जब तक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तब तक हम डायगोनल नहीं लिख सकते, ध्यान रखिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट हम उसी मैट्रिक्स का लिख सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वर्गाकार भी होगा तभी होगा, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला क्या हो गया, इसी को ना आप कहें मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। तो यहाँ पर 7 और 5 जो है डायगोनल एलिमेंट है किसका, बी मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स बी का डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन है, 7 और 5 है, यही हो गया। तो इसका डायगोनल एलिमेंट हो गया ये, बात समझे, कोई दिक्कत। चलो तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग 8वां पढ़ने जा रहे हैं, ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी एक वर्ग आव्यूह का ट्रेस कैसे निकालते हैं। ध्यान रहे, ये किसी को लगेगा आपको ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट कॉम्पिटिटिव में इसको पूछा जा रहा है। आप देखेंगे TRE 1 में, TRE 1 जो पिछले क्लास में बताए थे आपको, TRE 1.0 में एक क्वेश्चन आया था ट्रेस से रिलेटेड, ठीक है, कि एक मैट्रिक्स दे रखा था, उसका ट्रेस पूछ लिया गया था PGT में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो हुआ था TRE 1.0, BPSC लेवल का जो एग्जाम होना था PGT का 11-12 का, TRE 1.0 में ट्रेस निकालने के लिए पूछ लिया था, ठीक है। तो यहीं से वो क्वेश्चन पूछा गया था, हम आपको इसका क्वेश्चन बनवाएंगे भी कि ट्रेस कैसे निकाला जाता है, यही थ्योरी वहाँ काम करेगा। अगर ये थ्योरी नहीं जानते आप ट्रेस कैसे निकालता है, फिर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए ट्रेस की ओर बढ़ते, वो ट्रेस होता क्या है। ट्रेस निकलता हमेशा किसका, देखिए हेडिंग में ही लगा हुआ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्रेस निकलेगा।
सबसे पहला शर्त है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी उसका ट्रेस निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो जैसे एक एग्जांपल ही पहले दे देते हैं। देखिए ए एक मैट्रिक्स ले लिया 7 2 9 10 ऐसे ले लिया। पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि ना, इसमें रो की संख्या देखिए 1 2, रो की संख्या 2 हो गया, फिर कॉलम की संख्या भी 1 2 हो गया। तो रो और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आप ट्रेस कैसे निकालते हैं, तो सुनिए, डायगोनल एलिमेंट को हमेशा बोले हैं, इधर वाला डायगोनल का बात नहीं होगा। जब भी डायगोनल एलिमेंट बोलेगा तो ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे, लेकिन बाएं से दाएं की ओर हमेशा ध्यान रखेंगे, मेन डायगोनल ही बात होगा। तो यानी वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, यानी पहला शर्त क्या है कि जी ये जो दिया गया मैट्रिक्स है ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है उसको केवल जोड़ देना, वही उसका ट्रेस हो जाता है। यानी ऐसे ट्रेस ऑफ ए, मतलब ए मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकलेगा, तो डायगोनल एलिमेंट को केवल जोड़ देना है। तो 7 + 10 = 17। तो ट्रेस ऑफ ए को शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, ट्रेस ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे ट्रेस ऑफ ए बराबर कितना निकल गया, यानी ए मैट्रिक्स का ट्रेस कितना निकल गया 17। यही आपका आंसर हो गया, परिभाषा बन गया। देखिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट के योगफल को, स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट के योगफल को ही क्या कहते हैं, ट्रेस कहा जाता है। बात समझे, यानी सम ऑफ, इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे, सम ऑफ all diagonal elements of a square matrix is called trace। आप समझिए, यानी वर्गाकार अवयव के विकर्ण एलिमेंट का योगफल को ही क्या कहते हैं, ट्रेस कहते हैं। तो परिभाषा क्लियर हो गया। तो पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, नहीं समझे। आई स्क्वायर यानी कि हम लोग किस प्रकार से इसको परिभाषित करेंगे, तो सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ a स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी सम of all diagonal elements, sum of all diagonal elements of a square matrix, of a square matrix is called trace, is called trace। बात समझे, सम माने क्या होता है, जोड़ माने जोड़ना, ऑफ माने का, ऑल माने सभी, यानी डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट यानी सभी डायगोनल एलिमेंट का योग, सभी डायगोनल एलिमेंट का योग ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी एक वर्गाकार अवयव के सभी डायगोनल एलिमेंट का योगफल को ही क्या कहा जाता है, ट्रेस कहा जाता है। हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए कि एक वर्गाकार अवयव के सभी डायगोनल एलिमेंट्स के योग को ट्रेस कहा जाता है, ट्रेस कहा जाता है। हो गया। एक एग्जांपल और देते हैं, ये हो गया पहला एग्जांपल नंबर 1। अब दूसरा एग्जांपल देते हैं, मान लिया 320579127 इस तरह से दे दिया। पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स ये है, देख लीजिए, इसमें रो की संख्या गिनिए 1 2 3, 3 रो है, फिर कॉलम गिनिए 1 2 3, कॉलम 3 हो गया। पहले रो और कॉलम की संख्या बराबर होगा तभी ना स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो इसका डायगोनल एलिमेंट कौन है, 3 7 7, ये ना हो गया डायगोनल एलिमेंट। ये सबको जोड़ दीजिए तो इसका ट्रेस निकल जाएगा। तो देखिए शॉर्ट में लिखते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी बी मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकलेगा, सारे डायगोनल एलिमेंट को जोड़ दीजिए, यानी 3 + 7 + 7, 3 + 7 + 7, तो 7 3 10 7 17। बात समझिए, अब समझ में आ गया ट्रेस कैसे निकालेंगे। तो अब आज के लिए इतना ही, तो पुनः अब हम लोग अगले क्लास की ओर बढ़ेंगे। तो आज का अंतिम क्लास है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। चलिए।